तो बेटा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें थ्योरी बनानी पड़ती है, जिससे थ्योरी मतलब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मोर का पंख जो होता है ना, मोर का जो पंख होता है, ठीक, मोर का जो पंख है उसकी चमक के पीछे क्या राज है, ठीक है, और सीढ़ी जो चमकती है उसकी चमक के पीछे क्या राज है। तो सीढ़ी जो चमकती है वो डिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से चमकती है। किसकी वजह से चमकती है? डिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से चमकती है। और मोर के जो पंख चमकते हैं वो इंटरफेरेंस की वजह से चमकते हैं। तो जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है सबसे पहले यंग्स ने परफॉर्म किया था, और इन्होंने क्या किया था, सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें कि इन्होंने क्या किया कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले लिया। मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है? सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट होती है उसको मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। तो जैसे मान लो कि ये लाइट है, ये लाइट का सोर्स ले लिया इन्होंने, फिर इन्होंने क्या कर दिया, दो होल्स ले लिए छोटे छोटे, जैसे ये दोनों मेरे क्या हो गए, होल्स हो गए ये, ठीक है, ये होल्स हो गए मेरे यहाँ से। तो अब लाइट भाई निकलेगी, यहाँ से भी वेव्स निकलेंगी लाइट की, इधर से भी निकलेंगी, इधर से भी निकलेंगी, इधर से भी निकलेंगी। तो लाइट की वेव्स यहाँ से निकलेगी, ऐसे निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप कुछ स्क्रीन रखोगे, स्क्रीन टाइप के रखोगे आप, तो यहाँ पे आपको पैटर्न नजर आएगा, एक खास तरीके का पैटर्न नजर आएगा जिसको कि बैंड्स हम बोलते हैं, ठीक है। कैसा, क्या बोलते हैं उसे? यानी ऐसे जैसे अभी ये कलर बना रहा हूँ मैं, ऐसे कलर का मतलब अलग अलग कलर्स, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखती हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं किस तरीके से पैटर्न आपको नजर आएगा जो है, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न आपको नजर आएगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और यही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल करने हैं। तो अब जैसे ये जो डायग्राम मैंने बनाया, इसका एक बहुत बढ़िया डायग्राम मेरे पास है, ये देखो, दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे? ये देखो, दिख रहा है? हाँ। तो जो मैं आपको ऐसे ही अभी पेन से बता रहा था ना, एक्चुअली में इस तरीके से आपको ये जो है ये फ्रिंजेस दिखाई देंगे। ये सब क्या है? फ्रिंजेस है। ये ब्राइट है, ये डार्क है। देखो डार्कनेस नजर आ रही है ना, यहाँ पे, यहाँ डार्कनेस नजर आ रही है ना, तो इसको डार्क फ्रिंजेस बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि जहां डार्क बैंड बन रहे हैं ना, वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। जहां पे ब्राइट बनते हैं उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं हम, यानी वहां पे क्या हो रहा होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है, ठीक है। कैसा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो वो तुम्हें याद होनी चाहिए। अभी कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। यहां पे क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो सारा जो खेल है ना वो वेव्स का है। किसका है? वेव्स का खेल है सारा जो है। हमें वेव थ्योरी के हिसाब से इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक, समझ गए। देखो यहाँ पे भी मैंने डायग्राम एक बनाया हुआ है, ये भी सेम ही डायग्राम है, क्योंकि डायग्राम से ना अंडरस्टैंडिंग में बहुत आसानी होती है। देखो ये बैंड्स बन रहे हैं साथ साथ, तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बैंड्स बोलते हैं, इन्हें बैंड्स बोलते हैं हम, ठीक है। जहां पे डार्क बन रहा है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जहां पे ब्राइट बन रहा है, ब्राइट कौन सा वाला है? ये वाला रीजन जो है, ये देखो, ये जो रीजन है, ठीक है, जहां पे ऐसे बन रहा है वहां पे ब्राइट है, ठीक है। तो ब्राइट और डार्क, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। समझ गए इतनी बात? चलो, और क्या हो सकता है इसका डायग्राम? देखो ये भी एक डायग्राम है, अलग अलग डायग्राम मैंने इसीलिए रखे कि बच्चों को समझ में आ जाएगा। देखो ये भी डायग्राम बनाया हुआ मैंने, देखो यहाँ पे, तो ब्राइट जहां पर है, देखो ब्राइट का यहाँ थोड़ा कलर अलग हो गया है, लेकिन एक्चुअली में ब्राइट का मैंने तुम्हें ये वाला जो डायग्राम दिखाया, इसी को तुम्हें मान के चलना है, जो ये वाला जो ऐसा ही होता है, रियल एक्सपेरिमेंट में भी ऐसा ही होता है बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ब्राइट जब होता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि वेव जो होती है वो सुपर इंपोज हो जाती है। यानी दो वेव्स अगर आ रही है, मान लो यहां से आ रही है ऐसे, तो वो दोनों वेव क्या होंगी? सुपर इंपोज हो जाएंगी, उनकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, देखो जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि जहां पे डार्क फ्रिंजेस बनेंगी, जहां डार्क फ्रिंजेस बनेंगी वहां पे क्या होगा कि ये कैंसल आउट हो जाएगी। मतलब देखो एक वेव ऊपर चली गई, एक वेव नीचे चली गई। समझ रहे मेरी बात बेटा? सिंपल सी छोटी छोटी चीजें याद रखनी। एक तो याद रखना है मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, ठीक है। एक याद रखना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक याद रखना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ये क्या हो गए? स्लिट के डिस्टेंस हो गए। देखो S1 और S2 क्या हो गए? तुम्हारे स्लिट्स हो गए। स्लिट्स मतलब छेद, छोटे छोटे छेद जिसमें से लाइट पास हो रही है, ठीक है, समझ गए। और ये क्या हो गया तुम्हारा? ये स्क्रीन हो गया। ओके बेटा, ये स्क्रीन हो गया, समझ गए? इतनी बात समझ गए? कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बिल्कुल आसान चीजों पे समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज रिक्वायर होती है, क्या क्या चीज हमारी रिक्वायर होती है। तो देखो बेटा क्या होता है, अब जैसे आपने देखा होगा कि वेव के बारे में मैं बता ही चुका हूं कि वेव क्या होती है। अब सपोज करो यहां पर देखो क्या है, ये एक डायग्राम मैंने यहां पे स्क्रीन पर लाया हुआ है, ठीक। अब यहां पे डायग्राम में क्या देख रहे हैं हम?
कि सपोज करो कि ये खाली पानी है, मतलब ये रुका हुआ पानी है, ये पानी भर रखा है हमने एक थाली के अंदर, ठीक है। इसके अंदर पत्थर डालोगे तो क्या होगा, वेव्स बनेंगी ना, बनेगी ना वेव्स, वेव्स बनेगी ना बेटा। यस सर। तो अगर मान लो कि मैंने ऐसे ही दो बिल्कुल एग्जैक्टली ले रखे, मतलब कि ये, मतलब मैंने अब पूरा पानी ले लिया, यहां से यहां तक मेरे पास पानी है, ठीक, यहां से यहां तक पानी है, और मैंने यहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करी, यहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करी, सेम ही टाइम पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, तो अब दोनों सेम टाइम पे वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ऐसे प्रोड्यूस होंगी ना। यस सर। और वो वेव्स कहां तक पहुंचेंगी, पी तक पहुंचेंगी, ये भी पी पे पहुंचेंगी। तो मुझे एक चीज बताओ कॉमन सेंस से कि S1P का जो टाइम होगा और S2P का जो टाइम होगा, क्या सेम होगा कि अलग अलग होगा? यस सर। सेम होगा टाइम, एग्जैक्टली। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि मतलब जो एक वेव है और वो दूसरी वेव के साथ जब मिल रही है किसी पॉइंट पे, तो उसका एम्पलीट्यूड, यानी कि ये वाली चीज एम्पलीट्यूड, उसका वेव नंबर, सब कुछ मैच करता है, बिल्कुल सब कुछ मैच करता है इस वाली वेव से, पहली वाली वेव से दूसरी वाली वेव का। तो हम कहते हैं कि वो कैसा एक सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स है। क्या बोलते हैं उसको, कोहेरेंट सोर्स है, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। और हम ये बोलते हैं कि जो हमारी वेव है ना, वो किस में है, फेज में है, फेज में है हमारी वेव, ठीक है। समझ गए इतनी बात, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब क्या है, स्क्रीन पे ये मैंने देखो रेड पेन से मार्क किया हुआ है। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, इसके बारे में लिख लो, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट क्या होते हैं। सो कोहेरेंट सोर्स आर दोज which emit waves of the same wavelength or frequency which are always in phase with each other and they have a constant phase difference, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इनकोहेरेंट की डेफिनेशन नहीं बना लोगे कोहेरेंट से कि भाई इनकोहेरेंट में क्या होगा कि फेज में ही नहीं होगी। मान लो ये वाली वेव, एक वेव यहां से निकल रही है इस पॉइंट से, ये वेव यहां पे पहुंची, इधर पहुंच गई, दूसरी वाली कहीं से आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है वेव, इस पॉइंट पे पहुंच रही है, तो ये फेज में नहीं है ना, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इनकोहेरेंट। क्या बोलेंगे इसको, इनकोहेरेंट बोलेंगे। तो हमेशा याद रखना कि जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए और एक कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, ठीक है बेटा, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए और कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, अंडरस्टूड। ये दो बातें चाहिए याद रखनी है आपको। तो अगर ये इतनी छोटी छोटी सी चीजें अगर समझ में आ गई, तो अब हम अगली चीज पे चलते हैं कि अब हमें क्या पता चल गया भाई, हमें पता चल गया मोनोक्रोमेटिक सोर्स चाहिए, हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्या होता है। तो यहां स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है यहां पे। तो देखो यहां पे जो वेव आ रही है, देखो ये वेव आ रही है यहां से, एक वेव किसको बोलते हैं हम, जैसे मान लो कि ये एक वेव हो गई हमारी, ये दूसरी वेव हो गई, ये ढाई वेव हो गई हमारी, ठीक है। तो जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि इसमें कितना है 2 9/4, यानी 9/4 का मतलब है 4 2 जा 8, 2.5 है। तो यहां पे कितनी कंप्लीट वेव है, दो, यानी यहां पे कितनी वेव है टोटल, ढाई वेव है। और यहां पे कितनी है, साढ़े, यानी यहां पे कितनी है 13/4 का डिफरेंस आ रहा है। तो 4 3 12, 3.25 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। तो यहां पे इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये जो सोर्स यहां पे मिल रहा है जो है, ठीक। तो इस तरीके से वेव ने किसी पॉइंट पे आके मिलती है, यानी यहां से कोई वेव आ रही है, इस पॉइंट पे आके मिल रही है पी पॉइंट पे, यहां से भी कोई वेव आ रही है, इस पॉइंट पे आके पी पॉइंट पे मिल रही है। समझ मेरी बात। तो बेटा इसमें क्या होता है कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव की बात करोगे तो दोनों वेव क्या होंगी, आपस में सुपर इंपोज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सुपर इंपोज हो जाएंगी हमेशा, ठीक। तो अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये दोनों वेव दोनों सुपर इंपोज हो जा रही है, दोनों वेव सुपर इंपोज हो जा रही है, एक ही पॉइंट पे आके मिल रही है, ठीक, मिल रही है ना एक ही पॉइंट पे। तो अगर दो वेव दोनों सुपर इंपोज हो रही है तो हम उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसकी इक्वेशन है हमें मालूम होनी चाहिए। तो जैसे मान लो सपोज करो ये डायग्राम देखो ध्यान से, ठीक। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, जैसे बेटा देखो यहां पे एक वेव है, ये एक वेव है मेरी, ये 1 2 ऐसे 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 वेव, अगर गिनो तुम सारी वेव्स को गिनो, जैसे कि ये एक तुम्हारी एक ये वेव हो गई, तो इसमें वेव में कितने 7 बन रही है, 1 2 3 4 5 6 और ये थोड़ा आधा आधा मिलके 7, यानी यहां पर जो वेव बन रही है टोटल पूरी वो 7 वेव है जो बी पॉइंट पे मिल रही है। और यहां पे कितनी मिल रही है, यहां पे 9 मिल रही है, ठीक है, गिन के देखो बन रही है ना। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि जब भी आप माइनस करोगे, ब्राइट जब बैंड बनेंगे तो दोनों वेव क्या हो जाएंगी, सुपर इंपोज हो जाएंगी, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस कितना होगा, एन लैम्डा का डिफरेंस होगा। एन लैम्डा क्या होगा, अब जैसे देखो माइनस किया आपने 9 लैम्डा में से माइनस किया, अगर आपने 9 लैम्डा में से माइनस किया 7 लैम्डा, तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा। समझ गए।
9 लैम्डा में से अगर माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा आ जाएगा। समझ गए? तो यहां पे क्या हो रहा है, कंसेक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, ये इक्वेशन आपको काम आएगी आगे। ठीक है, तो ये मैंने R2 माइनस R1 ले लिया, n लैम्डा हो गया। ऐसी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, आप देखो यहाँ पे जो वेव्स है इसमें 9.75 लैम्डा है, इसमें 7.25 लैम्डा, यानी देखो वेव को गिनोगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी n+1/2 लैम्डा। ठीक है, क्या बनेगी, n+1/2 लैम्डा। तो एनसीईआरटी में प्लस दिया हुआ है, कुछ कुछ किताबों में माइनस भी दिया हुआ है बेटा, तो आपको ना प्लस में लेना, उससे ज्यादा आसानी रहती है। आप n+1/2 लैम्डा लो, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अलग अलग किताबों, जैसे अलग किताबों में कभी कभी माइनस भी दिया हुआ है, लेकिन आप प्लस में ही लो तो ज्यादा अच्छा। एनसीईआरटी में भी n+1/2 लैम्डा दिया हुआ है। तो देखो यहां पे क्या बन रहा है, डार्क बैंड बन रहा है, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम आपको याद रखने हैं जो है। ठीक है, समझ गए, सिंपल सिंपल चीजें जो है। अब आते हैं हम इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। अभी आप डायग्राम बना लेना, अभी हम डेरिवेशन पे आते हैं। तो मान लो, सपोज करो कि हम क्या करते हैं कि हमने एक स्लिट ले लिया है, एस स्लिट ले लिया है, सपोज करो हमने एक स्लिट ले लिया है। ठीक, और उसको हमने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने ले ली है। मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये जो लाइट है यहां से देखो लिख रही है लाइट, ये आ रही है हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये डायग्राम में ध्यान से देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है। ठीक है, और स्लिट से पास हो रहा है जो है। ठीक, इनका जो गैप है वो डी डिस्टेंस दिया हुआ है, इनका जो गैप है वो डी डिस्टेंस दिया हुआ है। इन दोनों का जो मतलब गैप है इसमें जो है वो डी डिस्टेंस है, और इसका जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या लिया हुआ है, डी लिया हुआ है। ठीक है, तो अब तुम्हें पता चल गया कोरेंट सोर्स होता है भाई, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक, ये डायग्राम भी पता चल गया है। ठीक है, तो ये जो डी है ना, यहां पे डी क्या है, ये है तुम्हारा डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का तुम्हारा डी डिस्टेंस है, और यहां से यहां तक क्या है तुम्हारा, इसको बीटा बोलते हैं, यानी कि दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस या दो ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस, उसको हमें बीटा बोलना है। ठीक है, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, इसको डी बोलना है, कैपिटल डी बोलना है। जो हम मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं ना, उसमें ये चीजें काम आएंगी तुम्हारी। अंडरस्टूड? ठीक है, देखो सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो पा रही है। तो अब हमें ये वाला डायग्राम हमारा मेन है, डेरिवेशन में हमें ये वाला डायग्राम ही यूज करना है, ये वाला डायग्राम ही हमें यूज करना है, ये वाला डायग्राम। ठीक, इसी डायग्राम से हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये तुम्हें बता दिए, डी है, ये तुम्हारा कैपिटल डी है। ठीक, तो इसमें अब दो ट्रायंगल बन रहे हैं तुम्हारे, एक बन रहा है S1P, ठीक है, S1P बन रहा है, एक ये बन रहा है ट्रायंगल तुम्हारा, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। इसको येलो पेन से कर देता हूं मैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। ठीक है, बन रहा है ना भाई। तो अगर मान लो कि हमने मान लिया कि ये पॉइंट P हमारा है, इसी पॉइंट P पे हमारी इंटेंसिटी बन रही है, हमने एक ऐसी एक पॉइंट ले लिया, बहुत सारे पॉइंट बनेंगे लेकिन हमने एक P मान लिया। तो कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर O। इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, x है, ये x हमने मान लिया, समझ गए? हाँ, सो द नेचर ऑफ इंटरसेक्शन द पॉइंट P डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस। जैसा पाथ डिफरेंस होगा वेव का, अभी हमने देखा था पाथ डिफरेंस कैसा हो रहा है, यानी n लैम्डा बन रहा है या n+1/2 लैम्डा बन रहा है। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। तो हमने S2P माइनस S1P ले लिया, पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए हमने S2P माइनस S1P ले लिया, यानी कि हमने क्या ले लिया, ये S2P ले लिया और माइनस S1P ले लिया हमने। तो S2P माइनस S1P कर लिया, राइट ट्रायंगल बन गया ये तुम्हारा S2BP, ट्रायंगल S1AB बन गया, ये बन गया S2BP और एक बन गया S1BP। ठीक है, अब S1A और ये जो S1A है बेटा यहां से यहां तक, और S1 जो B है, ये आपस में क्या है, इक्वल है ना, है कि नहीं है भाई? ठीक, तो हमने ट्रायंगल ले लिया। अब हमने क्या लगा दी यहाँ पे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने। हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो P² + B² के इक्वल होता है। तो S2P माइनस S1P लिख लिया, और हमने क्या कर राइट ट्रायंगल ले लिया दोनों जो है। तो पहले हमने क्या ले लिया, S2BP ले लिया। ठीक, तो S2BP में ऐसे लिख सकता हूं मैं, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। देखो यहां पे क्या बन रहा है बेटा कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये ट्रायंगल अगर इसको क्लोज कर लूं तो ध्यान से देखो, तो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना। तो ऐसे लिख सकते हो क्या, S2P का स्क्वायर इक्वल टू S1B का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, लिख सकता हूं ऐसे, हाँ कि ना? ऐसे ही ये भी लिख सकता हूं मैं, ऐसे ही S1P का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, बोलो। यस सर। लिख सकता हूं ना PA का स्क्वायर भी ऐसे ही, आगे ना? यस सर।
ठीक, तो अब इन दोनों को अगर माइनस कर लूं मैं, इन दोनों को अगर माइनस कर लूं तो ये आ जाएगा मेरा, ये आएगा, देखो चेक करो, आएगा ना, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी। मैंने ये उठा ली, उठा के लिख दी पूरी की पूरी सेम इक्वेशन जो है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या पता है, मुझे क्या मालूम है, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब ये वेव्स मिल रही हैं तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हो रही है, डिफरेंस ही लेना हमें। ये जो एन लैम्डा आ रहा है ये क्या है तुम्हारा, R2 माइनस R1 क्या है, ये डिफरेंस ही तो है, और ये भी क्या है, ये भी डिफरेंस ही है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इसकी डेरिवेशन में ये सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये हमने लिख लिया। अभी S2B हमने क्या ले रखा है, D ले रखा है। देखो जो S2B लिया हुआ बेटा, यहां से तक जो S2B हमने लिया है, ये क्या ले रखा है हमने, ये हमारा यहां से तक क्या है, D है। ठीक है, तो हमने D ले लिया, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये D हो गया हमारा। यहाँ पे PB की वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से यहां तक। अब देखो यहां से तक PB की वैल्यू अगर मैं नोट करूं तो यहां से यहां तक तो D था, ये पूरा D था ना, तो ये क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, होएगा ना, ये वाला D/2, ये वाला भी D/2। ठीक, तो अगर सेंटर से मैं अगर लूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लूं, तो क्या लेना चाहिए मुझे, जब मेरा यहां से यहां तक x है तो x माइनस D/2 लेना पड़ेगा ना मुझे यहां से यहां तक डिस्टेंस लेने के लिए, बताओ, क्योंकि यहां से यहां तक मेरा x है कि नहीं, समझ रहे हो ना। ठीक, तो इसको मैंने यहां पे लिख लिया, ये मैंने लिख लिया सारा, सबको ये वाली आइडेंटिटी लगा दी, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा दी मैंने, सब कुछ सॉल्व किया। तो अब मेरे को थोड़ा सा एक एजम्पशन लेना पड़ेगा कि जो S2P है ना, ऑलमोस्ट बिल्कुल लगभग S1P के बिल्कुल ही इक्वल है, बराबर है बिल्कुल। ठीक, तो मैंने उसको D मान लिया। वैसे डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हमें एजम्पशन लेना पड़ेगा। ठीक, जैसे यहां से यहाँ पे ऑब्वियसली डिफरेंस होगा जो है, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम इसको ऑलमोस्ट जो है सिमिलर मान लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस का डिस्टेंस का डिफरेंस है। तो ये लिख लिया मैंने। तो इसको सॉल्व करने के बाद P के पास जो मेरी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, x/d आ रही है। अब तुमको x पता है क्या है, d भी पता है तुम्हें कि ये स्लिट्स का डिस्टेंस हो गया तुम्हारा, कैपिटल D भी पता है कि स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस d हो गया। समझ गए, समझे कि नहीं। तो अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तुम्हें क्या लेना है, मैंने क्या बताया था, ब्राइट फ्रिंजेस में n लैम्डा के साथ इक्वेट कर देना है। ठीक, n लैम्डा के साथ इक्वेट कर देना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा x का, ND λ/d बन जाएगा, बनेगा, बन जाएगा ना। ऐसे ही n की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे n की वैल्यू अगर 0 डालोगे इस इक्वेशन में तो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू भी 0 हो गई, n की वैल्यू 1 डालोगे तो d λ/d हो जाएगा, पहली ब्राइट फ्रिंज मिल गई हमें। 2 डालोगे तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी, 3 डालोगे तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। तो जनरल इक्वेशन क्या बन गई हमारी, xn इक्वल टू ND λ/d। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही बेटा, बता, आसान है ना। यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारी पहली कंडीशन बन गई, यानी तुमने पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज जो है कैलकुलेट कर लिया। अभी लिख लेना, ठीक है, अभी समझ लो पहले मेन चीज है। अब आते हैं डिस्ट्रक्टिव पे। तो अब क्या मुझे बता सकते हो डिस्ट्रक्टिव में किसके इक्वल करूं, यहां पे तो n लैम्डा के साथ किया था, तो डिस्ट्रक्टिव में किसके इक्वल करूं मैं, किसके इक्वल करूं बताओ अपनी इक्वेशन देखकर, क्या इसके इक्वल कर दूं डिस्ट्रक्टिव में, ये जो मेरी इक्वेशन दी है बेटा n+1/2 लैम्डा के इक्वल कर दूं क्या, n+1/2 लैम्डा। यस सर। हाँ, डिस्ट्रक्टिव में यही इक्वेशन थी ना हमारी, पार्ट डिफरेंस, ये हमारा पार्ट डिफरेंस था। हाँ हाँ, तो बेटा मैं यहां पे कर दूंगा इसको। तो मैंने क्या किया, इसको ये मैंने 2n+1 λ/2। अब देखो यहाँ पे तो कंफ्यूज मत होना, देखो मैंने यहाँ पे ये भी किया हुआ है सॉल्व। कभी कभी बच्चों को लगता है कि सर ये आपने क्यों कर दिया ऐसे, तो देखो n+1/2 लैम्डा लिख लो या 2n+1 λ/2 लिख लो, बात बिल्कुल एक ही है, क्योंकि जब आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो आप n की वैल्यू अगर 0 डालोगे तो ये आ जाएगा ½ d λ/d। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन गया, कुछ नहीं करना था, xd/d जो हम लेकर आए थे, p की वैल्यू जो लेके आए थे इंटेंसिटी p पॉइंट पे, उसको हमने इसके साथ इक्वेट कर दिया मैथमेटिकली। समझ गए, तो n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये हमें मिल रही है। तो nth डार्क फ्रिंज निकालने की इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 2n+1 d λ/2d। ठीक है, आसान है। अब ऐसी ही फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, ये क्या हो गई हमारी, बीटा क्या हो गई, फ्रिंज विड्थ हो गई। तो फ्रिंज विड्थ में क्या होता है कि ये दो डार्क फ्रिंजेस या दो ब्राइट फ्रिंजेस, उनका आपस का जो गैप होता है उसी को फ्रिंज विड्थ हम कहते हैं। ठीक, तो अगर हम चाहें तो यूज कर सकते हैं, हम ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक हम ये ले लें ND λ/d, यही थी ना हमारी इक्वेशन जो है ND λ/d, ये वाली।
एक ले लिया। अब n की वैल्यू मान लो एक ले रखी, एक की वैल्यू n-1 ले ली मैंने, एक की n ले ली, एक की n-1 ले ली। मान लो ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 5वें नंबर वाला ब्राइट फ्रिंज, ये 4थे नंबर वाला ब्राइट फ्रिंज। समझ गए ना, समझे कि नहीं? 5वें नंबर वाला, 4थे नंबर वाला। अब जैसे ये तुम सोच रहे हो कि सर 5वां चौथा क्या है, ये बता रहा हूं 5वां चौथा भी क्या है। जैसे बेटा इस डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे डायग्राम जो है, तो मान लो अगर ये सेंटर वाला है, ये सेंटर वाला है, तो ये इसको मान लो मैंने 0 पे मान लिया, मान लो इसको मैंने बोला कि ये सेंटर वाला है, 0 ले लिया। इसका अगला कहां पे मिल रहा है, ये मिल रहा है यहाँ पे ना, ये पहला हो गया, ये तुम्हारा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया, ध्यान से देखना, ये कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, ध्यान से देखना, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। तो इसी की बात हो रही है, जो हम n की वैल्यू डाल रहे हैं वो यही हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर। आया, अब समझ में आ गया होगा पूरा कैसे कनेक्टेड है ये। यस सर। ठीक है, अब ऐसी डार्क के लिए बोलूं मैं, तो ये डार्क मेरा ये बन जाएगा, ये से मान लो इसको मैंने पहले, इसको मैंने ये मान लिया, मैंने मान लो शुरू सबसे पहला मान लिया 0 मान लिया इसको, मतलब मेरा शुरुआत यहीं से करो, मैंने इसको 0 ले लिया, फिर इसको मैंने पहला ले लिया, फिर इसको मैंने दूसरा ले लिया। ठीक है, तो अगर मेरा सेंटर, अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकल ओरिजिन, अगर मान लो कि सेंटर वाले को मैंने माना है, पॉइंट माना है, तो यहां से ऐसे ले लूंगा ना मैं, वैल्यू मेरी बढ़ती जाएगी 1 2 3 4 ऐसा करके बढ़ती जाएगी ना। तो ऐसे ही डार्क के भी निकलेंगे, ऐसे ही ब्राइट के भी निकलेंगे। समझे मेरी बात, समझ गए? हाँ, यस सर। बस यही था तुम्हारा यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओ सॉरी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अभी हमने क्या किया, डबल स्लिट लिया है, आगे हम जो करेंगे वो सिंगल स्लिट वाला करेंगे, जिसमें सिंगल स्लिट में क्या होगा, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था हमारा, यानी 2 छेद से हमने लाइट को पास किया है। ठीक है, तो अब देखो यहां माइनस करके देखो कितना आ रहा है, क्या डी लैम्डा बाई डी आ रहा है, देखो डी लैम्डा बाई डी आ रहा है, बीटा की वैल्यू करो, सॉल्व करके देखो, तो सॉल्व करने पे डी लैम्डा बाई डी आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो यही चीजें जो डबल स्लिट में तुम्हें आनी चाहिए, विड्थ निकालनी आनी चाहिए, पोजीशन बतानी आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमें करने हैं। ठीक है,